डेविल से शादी। दोस्तों, निमी को वायरल फीवर हो गया है और निमी आराम से रेस्ट कर रही थी और अंश लैपटॉप लेकर उसी के पास बैठा काम कर रहा था। आज अंश ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही काम कर रहा था। वो बीच बीच में निमी को देख भी रहा था, जो इस वक्त आराम से सो रही थी। अब आगे अंश ने जब देखा कि निमी अच्छे से सो गई है तो उसने निमी के सिर पर किस किया और अपने रूम से बाहर निकलकर दिवेश के रूम की ओर बढ़ गया। अंश ने वहां जाकर देखा तो दिवेश अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था। वह उसके पास आकर बोला, आप ठीक हैं? अंश की आवाज़ सुनकर दिवेश जी पीछे पलटकर बोले, मैं ठीक हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने बारे में तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और आपके ही असिस्टेंट से पता चला कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। ये सुनकर अंश बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं आपके बारे में सब बता देता हूँ और ये भी कि आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे। फिर जितना वो दिवेश के बारे में जानता था उसने उसे सब बता दिया और फिर आगे बोला, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आता ही होगा। वो क्या है ना कि इस एक्सीडेंट से आपकी याददाश्त बेशक चली गई है, पर आपने अपना बिजनेस बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, उसे तो देखना ही पड़ेगा ना। और याददाश्त जाने से इंसान सीखी हुई चीज़ थोड़ी ना भूलता है। दिवेश थोड़ा इमोशनल होकर बोला, आप सही कह रहे हैं। कब तक मैं आप सब पर बोझ बनकर रहूँगा? एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अंश पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, फिर सामने वाला चाहे कितना भी उसे इमोशनल कर ले। और एक बात तो अंश समझ ही चुका था कि ये दिवेश जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यही कहावत दिवेश पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। अंश आराम से स्माइल करते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं आपको किसी के एहसान तले दबने से ही बचा रहा हूँ। वो क्या है कि आप इतने भी कमज़ोर या लाचार इंसान तो नहीं हैं जिसे किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। एक बहुत नामी बिजनेसमैन हैं आप, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप क्यों किसी का एहसान लेने चाहोगे? उसकी इस बात से दिवेश को साफ साफ समझ में आ रहा था कि अंश उसे अपने घर से निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद दिवेश का असिस्टेंट भी वहां आ गया और अंश ने दिवेश को अपने घर से रवाना कर दिया। अंश ने उन्हें इस घर में रुकने का एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि दिवेश एक खतरनाक इंसान है और उसे ज़्यादा दिन यहाँ रहने दिया तो उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता था। और उसको देखकर जो हाल काव्या का हुआ, उससे वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बुरा हुआ होगा उनके साथ। अंश ने कभी जताया नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के एक भी मेंबर पर कभी कोई आँच नहीं आने देता था। ये सब करने के बाद अंश अपने रूम में गया और देखा तो निमी अभी भी सो रही थी। फिर अंश ने घड़ी की ओर देखा तो लंच टाइम हो चुका था। अंश निमी के पास जाकर उसे प्यार से उठाते हुए बोला, निमी उठ जाओ, लंच टाइम हो गया है, खाना खा लो। ये सुनकर निमी नींद में ही बोली, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पूरा शरीर हेवी लग रहा है। ये सुनकर अंश बोला, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाइट खाना ही मंगवाया है, उठो और खाओ। इतना कहकर उसने निमी को नींद में ही उठाकर बिठा दिया। निमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें मसलते हुए खोली और अंश को देखा। फिर उसकी नज़र टेबल पर गई जहाँ पर एक प्लेट में खिचड़ी थी। ये देखते ही निमी का मुंह बन गया
और वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इससे अच्छा तो मैं कुछ ना ही खाऊं। अंश बोला, ठीक है मत खाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर निमी अपना सिर अंश के कंधे पर रखते हुए बोली, अरे आप अब ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, खिला दीजिए, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी, मुझे नहीं देखना इस गंदे खाने को। अंश ने कहा, ठीक है, जैसे खाना है वैसे खाओ। ये बोलकर अंश निमी को खाना खिलाने लगा। खाने के बाद निमी बोली, ये बीमारों का खाना था या बीमार करने का? इसे खाने के बाद और कमजोरी लग रही है। अंश बोला, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कमजोरी रहती है, चलो अब दवाई खाओ। दवाई देने के बाद अंश निमी के सिर को सहलाने लगा। आज अंश को निमी पहले से भी कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पूरा डल हो चुका था और लिप्स भी सूख रहे थे। ये सब देखकर अंश को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उससे निमी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, वरना वो तो हमेशा निमी को उछल कूद करते हुए, ड्रामा करते हुए ही देखता था। अंश निमी के सिर को सहलाते हुए बोला, क्या हमेशा फीवर में तुम इतनी ही कमज़ोर हो जाती थी? निमी ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना आपको, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी, और अगर कभी बीमार हो भी जाती थी तो मेडिसिन की एक डोज में ही ठीक हो जाती थी। ये पहली बार है जब मुझे इतनी कमजोरी लग रही है। ये सुनकर अंश कुछ नहीं बोला और निमी को बेड पर लिटाकर बाथरूम में चला गया। फिर वहाँ से गीला तौलिया लेकर आया और उसने निमी के फेस को साफ किया। फिर मॉइस्चराइजर लाकर उसके फेस और लिप्स पर लगाने लगा। निमी प्यार से अंश को देखते हुए बोली, आपको पता है, आज तक कभी किसी ने इतनी अच्छे से मेरी केयर नहीं की। यहाँ तक कि जब मैं बीमार होती थी तब भी नहीं, बस मेडिसिन लाकर दे देते थे। निमी की बात सुनकर अंश निमी को गले लगाकर लेटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत स्ट्रांग थी, तुम्हें किसी की केयर की क्या ज़रूरत थी? निमी खुशी से बोली, वो तो सही है, और जब किसी की ज़रूरत पड़ी तो गॉड ने आपको भेज दिया मेरे लिए। अंश प्यार से बोला, तो आप इन पुरानी बातों को भूल जाओ। पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा ही होगा। निमी बोली, अंश, आप कभी मुझसे दूर मत जाना। मुझे सारी ज़िंदगी आपके साथ ही जीनी है, आपके साथ ही रहना है। अंश बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम चाहोगी तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, हर पल अपने करीब। निमी बोली, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत वो बोल ही रही है कि तभी अंश ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, मैं हूं ना, मेरे रहते कभी कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने इस छोटे दिमाग को अब शांति दो और रेस्ट करो। फालतू में अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाओ। अंश ने निमी को टाइट हग कर लिया और उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मैं कभी ये बात अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। अगर कोई मुझसे मेरे जीने की वजह छीनेगा तो मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। इधर मिता अपने रूम में बैठी थी और उसे रह रहकर काव्या का थप्पड़ याद आ रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। तभी काव्या अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और आकर मिता के पास बैठते हुए बोली, रोना धोना तो ऐसे मचा रखा है जैसे मैंने तुम्हें पहली बार मारा है। इतनी बार मेरे से पिटी हो, लगता है भूल गई। वैसे इसमें गलती मेरी ही है, बहुत दिन से मारा नहीं था ना, इसलिए ये सब हो रहा है। चलो बहुत ड्रामा हो गया, अब कुछ खा लो। काव्या की बात सुनकर मिता उनकी तरफ देखते हुए बोली, मोम, आखिर आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था और आप बेहोश भी हो गई थी? हमसे कुछ छुपा रही हैं आप? काव्या बोली, मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम ऐसे ही किसी
गैर आदमी को घर लेकर आ गई थी, बस इसीलिए। तुम जानती हो ना हमारे कितने दुश्मन हैं। ये सुनने के बाद मीता कुछ नहीं बोली और चुपचाप काव्या के हाथ से खाना खाने लगी। रात को अंश निमी को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाई दे दी, जिससे निमी वापस से सोने लगी कि तभी उसे उल्टी जैसा लगा। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। निमी को देखकर अंश उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है निमी, तुम उठ क्यों रही हो? बाथरूम जाना है, निमी अपनी धीमी आवाज़ में बोली। ये सुनकर अंश जल्दी से निमी को गोद में उठाया और उसे बाथरूम लेकर गया। अंश ने जैसे ही निमी को नीचे उतारा वैसे ही निमी को उल्टी होने लगी। अंश की नज़र जैसे ही उस पर गई वह शॉक्ड हो गया, क्योंकि निमी को खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर अंश बहुत घबरा गया। वो जल्दी से निमी के फेस को क्लीन करके उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठे थे और अंश को इस तरह से निमी को ले जाते देख सभी डर गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी दादी ने मीता से पूछा, मीता, निमी को क्या हुआ है? मीता बोली, दादी, उसे रात को फीवर आ गया था। काव्या चिंता करते हुए बोली, क्या कहीं और ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं हो गई ना? अंश सीधे जाकर कार में बैठ गया। निमी उसकी गोद में ही थी। ड्राइवर जल्दी से आकर कार ड्राइव करने लगा। निमी की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। अंश ने टाइट से निमी को पकड़ रखा था। साथ ही अंश अपने फ़ोन से पंकज को कॉल करने लगा। जैसे ही पंकज ने कॉल पिक किया वैसे ही अंश बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। ये बोलकर अंश कॉल कट कर निमी के सिर को सहलाने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स निमी का ट्रीटमेंट कर रहे थे और अंश निमी के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी एक डॉक्टर बोला, सर, हमें मैम का एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ये सुनकर अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। वार्ड के बाहर अंश की पूरी फैमिली आ चुकी थी। अंश को वहाँ खड़ा देख राघव जी ने पूछा, पंकज, क्या हुआ है निमी को? पंकज बोला, पता नहीं सर, अभी मैम का ब्लड सैंपल लिया है, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चलेगा। सभी लोग परेशान हो गए थे। दादी वार्ड के अंदर आई तो देखा कि अंश निमी का हाथ पकड़कर एकटक उसे ही देख रहा था। दादी अंश के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, निमी जल्दी ठीक हो जाएगी। अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दादी से बोला, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ये बोलकर अंश वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर अंश ने सभी को देखा और डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। पंकज भी उनके पीछे चला गया। डॉक्टर के केबिन में अंश चेयर पर बैठा था और उसके सामने डॉक्टर। वो अंश से बोला, सर, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और ये मैटर काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर ये बात डरते डरते बोल रहा था। अंश गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। डॉक्टर डरकर बोला, सर, मैम के ब्लड में जहर मिला है। आई मीन टू से दैट उन्हें जहर दिया जा रहा था। ये बात सुनकर अंश पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और वह अपने आप में ही बुदबुदाया, जहर? डॉक्टर आगे बोला, सर, और ये जहर आम जहर की तरह एक बार में असर नहीं करता। किसी को तड़पाकर मारने के लिए इस जहर को खास फार्मूले के साथ बनाया जाता है। इसे एक बार में नहीं दिया गया है, बल्कि 4 से 5 डोज दिए गए हैं और हर डोज में पेशेंट की हालत खराब होती जाती है और आखिरी डोज में जान चली जाती है। डॉक्टर की ये बात ही काफ़ी थी अंश के दिल में दर्द पैदा करने के लिए। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई एक मासूम सी लड़की को इस कदर मारना चाहता होगा, वो भी सिर्फ
अंश से बदला लेने के लिए। अंश हिम्मत करके बोला, जब पहले ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं आया था? डॉक्टर बोला, सर उस समय मैम को पहला डोज ही दिया गया होगा या फिर पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। अभी मैम की कंडीशन देख के लग रहा है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं। अगर आगे भी वो जहर मैम के शरीर में जाता तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। अंश गुस्से से उस डॉक्टर को बोला, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मेरी निमी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोला, सर हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर देंगे लेकिन हमें अभी भी उस जहर के फार्मूले के बारे में नहीं पता है और जब तक वो फार्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम जहर का एंटीडोट नहीं दे सकते। आप जल्दी से उस इंसान का पता लगाइए जो ये सब कर रहा था। तब तक के लिए हम मैम की हालत को स्टेबल रखेंगे। ये सुनकर अंश गुस्से से उस केबिन से बाहर चला गया और पंकज से बोला, पंकज मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। तुम कैसे और कहाँ से पता करोगे मुझे नहीं पता। जमीन खोदो या आसमान चीरो, आई डोंट केयर। बस मुझे वो चाहिए और उसे ढूंढने की शुरुआत घर से करो क्योंकि घर का कोई नौकर जरूर उससे मिला हुआ है जो निमी तक वो जहर पहुंचा रहा था। पंकज बोला, श्योर सर। अंश आगे बोला, रोकी आ गया है, उसे भी अपने साथ लो। अंश की सारी इंस्ट्रक्शन लेने के बाद पंकज वहाँ से चला गया। उसके बाद अंश वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग वहीं थे। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। राघव जी अंश को देखकर बोले, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर ने क्या कहा? अंश ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। अंश किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि निमी को क्या हुआ है, लेकिन तभी राघव जी अंश का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर एक खाली जगह पर ले आए। फिर गुस्से से बोले, क्या हुआ है उसे? अब सच सच बोलो अंश। इस बार अंश ने बिना कुछ छिपाए राघव जी को सब सच बता दिया। ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो गए। वो बोले, क्या तुम्हें किसी पर शक है? अंश बोला, किस पर करूँ शक? मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर पता नहीं उनमें से किसको निमी के बारे में पता चल गया। राघव जी बोले, शायद मैं इस जहर को जानता हूँ। अंश बोला, क्या? पर कैसे और कौन कर सकता है ये? राघव जी बोले, कौन कर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक सपेरे का बहुत पुराना कबीला है जहाँ पर कई प्रकार के जहर बनाए जाते हैं और वो जहर लोग अपने दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वहाँ से इस जहर के बारे में ज़रूर पता चल सकता है और एक बार जहर के बारे में पता चल जाए तो उसका तोड़ भी उनके पास से ही मिल जाएगा। अंश बोला, आप मुझे उस कबीले का पता दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। राघव जी बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं और अजनबी पर हमला भी कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो उस कबीले के सरदार को जानता है। अंश बोला, ठीक है तो जल्दी चलिए। वहाँ से राघव जी और अंश दोनों निकल गए। आज अंश निमी के लिए अपनी सारी नाराज़गी भूल चुका था। वो तो बस अपनी निमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अंश आज कुछ भी कर सकता था, बस निमी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। आज पहली बार अंश की आंखें निमी की हालत देख के नम हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पा रहा था। इधर हॉस्पिटल में निमी को धीरे धीरे होश आ रहा था और होश आते ही वो अंश को पुकारने लगी। निमी की आवाज़ सुनकर मीता ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कैसा फील कर रही हो? मीता की आवाज़ सुनकर काव्या और दादी दोनों का ध्यान निमी की तरफ गया। वो दोनों भी निमी की तरफ देखकर उसके पास आ गई। काव्या जी बोली, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? अंश। निमी अभी भी धीरे से अंश का नाम ले रही थी। दादी निमी का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, अंश बस अभी आ रहा है। निमी टूटी फूटी आवाज़ में बोली, वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है।
अंश को बुला दीजिए। मीता निमी को समझाते हुए बोली, भाई आ रहे हैं, बस वो डॉक्टर के पास गए हैं। निमी रुआसी आवाज़ में बोली, नहीं, अंश को बुला दो प्लीज़। मीता बोली, ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। निमी बेचैनी से बोली, प्लीज़ अंश को बुला दो। मीता अंश को कॉल करने लगी, लेकिन अंश का कॉल नहीं लगा। मीता ने 2 से 3 बार और कॉल ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मीता ने पंकज को कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन भी अनरीचेबल बता रहा था। मीता टेंशन से काव्या जी की तरफ देखकर बोली, मोम, भाई का कॉल नहीं लग रहा है। काव्या जी निमी की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे तो इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मीता निमी के पास जाकर बोली, निमी, मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। निमी बोली, नहीं, मेरी बात करवाओ, मुझे बात करनी है। मीता बोली, तू रेस्ट करना। मीता ने फिर से निमी को समझाने की कोशिश की। निमी रोते हुए बोली, नहीं, अंश को बुलाओ, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको बुलाओ प्लीज़। निमी की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी तो मीता ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर निमी को नींद की इंजेक्शन देकर बोले, अब ये कुछ घंटे नींद में रहेगी। इंजेक्शन लगाने के बाद निमी धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन उस हालत में भी वो अंश का ही नाम लिए जा रही थी। इधर शहर से थोड़ी दूर पर अंश और राघव जी किसी का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें एक कार आते हुए दिखी। राघव जी बोले, मोहित आ गया है। ये बोलकर राघव जी उस कार के पास गए तो उनमें से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र राघव जी जितनी ही होगी। वो अंश के पास आकर बोले, अंश, वो कबीला जंगल के पास रहता है और वहाँ पर बहुत खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आदिवासियों का भी खतरा है। अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे उस कबीले के सरदार से मिलवा दीजिए। मोहित जी बोले, मैं मिलवा तो दूंगा और शायद तुम्हें वहाँ तक सही से लेकर भी चला जाऊंगा, लेकिन वो मानेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं। वो अपने राज दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। अंश बोला, अपनी निमी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उसके बाद क्या और कैसे करना है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मोहित ने कहा, ठीक है फिर, वो जंगल यहाँ से काफ़ी दूर है, ये तो तुझे पता है ना। उन्होंने इतना कहा ही था कि आसमान से तेज आवाज़ आने लगी और जोर की हवा चलने लगी। राघव और मोहित जी ऊपर देखने लगे। वहाँ एक चॉपर था। अंश बोला, चले, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर अंश चॉपर के अंदर चला गया। उन्होंने इस 4 से 5 घंटे की सफ़र लगभग आधे घंटे में ही तय कर लिया। मोहित ने जो जगह बताई वो जगह हिमाचल के बीचों बीच थी। जंगल के पास ही उन्होंने लैंड किया। बाहर आकर मोहित बोला, यहाँ से आदिवासियों का इलाका शुरू होता है, हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर अंश ने अपनी गन पॉकेट से बाहर निकालकर अनलॉक कर लिया। वो तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आया और बोला, आप मोहित है ना, जिसने सरदार को संदेश भेजा था? मोहित जी बोले, हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन आवाज़ मत करना, रात का समय है, कौन सा जंगली जानवर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। फिर सभी उनके पीछे जाने लगे और एक कबीले के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर बच्चों के हाथ में भी सांप था, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ नहीं कर रहा था। वो आदमी एक घर के आंगन में बैठे हुए आदमी से बोला, सरदार, मैं ले आया इन्हें। आंगन में बैठा आदमी उन सबका सरदार था। उसने उसे जाने का इशारा किया, फिर मोहित जी से बोला, कहिए कैसे आना हुआ?
मोहित जी बोले, आपकी मदद चाहिए। एक बच्ची की जान खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए एक जहर का तोड़ चाहिए। सरदार बोला, जहर का तोड़? माफ़ करना, लेकिन हम इस जंगल का एक पत्ता भी किसी को ले जाने नहीं देते। फिर जहर का तोड़ कैसे दे दें? मोहित जी बोले, किसी की जान का सवाल है। तो सरदार बोला, और यहाँ हमारे उसूलों का सवाल है। अंश गुस्से से बोला, कमाल का उसूल है आपका। कातिल को किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तोड़ नहीं दे सकते। सरदार चिल्लाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? हम किसी की भी जान का सौदा नहीं करते हैं। अंश भी चिल्लाते हुए बोला, फिर उन लोगों के पास वो जहर कहाँ से आया जो सिर्फ आप जैसे लोगों का कबीला बनाता है? कैसे वो जहर उन्होंने मेरी जान तक पहुँचा दिया? अंश आगे बोला, मैं आपसे आराम से मांग रहा हूँ। उस जहर का तोड़ मुझे दे दीजिए, वरना याद रखिएगा, अंश मित्तल नाम है मेरा। इस जगह को राख करने में वक्त नहीं लगेगा। सरदार बोला, तुम धमकी दे रहे हो हमें? अंश बोला, नहीं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। पहले आदर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक औरत रोते हुए आई और बोली, सरदार, वो बाघ मेरे बच्चों को ले गया है। सरदार बचा लीजिए। सरदार गुस्सा करते हुए बोला, कितनी बार कहा है, रात होते ही बच्चों को घर के अंदर कर दरवाज़ा बंद कर लिया करो, पर तुम सबको समझ में नहीं आता है। ये 8वीं घटना हो रही है, लेकिन क्या कहीं कोई जिंदा बचा है? फिर उसने जोर से चिल्ला के अपने आदमियों को बुलाया और सभी लोग घने जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे कि तभी अंश बोला, मैं उस बच्चे को बचा कर ले आऊँ, तो क्या आप मुझे उस जहर का तोड़ दे दोगे? अंश की ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। तभी राघव जी बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम अंश? वो जंगल घना है और खतरनाक भी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। पर अंश ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सरदार की तरफ देखकर बोला, हाँ या ना? सरदार बोला, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जंगल के अंदर हम लोग भी अकेले नहीं जाते हैं, और तुम उस बाघ का सामना करने की बात कर रहे हो। अंश बोला, वक्त नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सरदार बोला, ठीक है, अगर वो बच्चा जिंदा आ गया तो मैं तुम्हें वो तोड़ बनाकर दे दूंगा। ये सुनते ही अंश जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन सरदार ने उसके साथ कुछ और लोग भी भेज दिए। मोहित जी बोले, तुम चिंता मत करो राघव, अंश है वो, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाएगा। अंश जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे बाघ के पैरों के निशान दिखने लगे, तो अंश उस दिशा की तरफ बढ़ गया। अंश ने थोड़ी दूर जाकर देखा, बाघ बच्चे के ऊपर झपट मारने ही वाला था कि ये देखकर अंश ने भी एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ से उस बाघ को धक्का देकर उसे दूर गिरा दिया और खुद अपने घुटने के बल नीचे बैठकर उस बाघ की तरफ देखने लगा। इस बार बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया और अंश के ऊपर अटैक किया, लेकिन अंश उस अटैक से बच गया। अंश अपने दिमाग से उस बाघ के हर एक अटैक से बचता चला गया और लास्ट में उसने उस बाघ को एक जाल में फंसा दिया। अंश चाहता तो एक सूट में उसे मारकर तुरंत उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जाल में फंसने के बाद वो बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। अंश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन लोगों की तरफ जाकर बोला, चलो, ये बाघ कभी भी इस जाल से आज़ाद हो सकता है। ये बोलकर अंश आगे की तरफ चला गया। कबीले के सभी लोग परेशान घूम रहे थे कि तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, वो लोग आ रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। अंश ने अंदर आकर
उस बच्चे को उसकी माँ को दिया और सरदार से बोला, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर जाकर एक शीशी लाकर अंश को दे दी और बोले, ये लो, ये उसे पिला देना। ये उस जहर को काट देगा, लेकिन याद रहे इसके असर से भी बुखार और उल्टियाँ होंगी, क्योंकि वो उसी रूप से शरीर से बाहर आएगा। ये सुनकर अंश ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी लोग जल्दी से बाहर आकर वापस चौपर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई थी। अंश को तो अब जैसे तैसे निमी के पास पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था अगर निमी उठी और उसे अंश नहीं दिखा तो वो पैनिक करने लगेगी। अंश उसे जल्दी ठीक होता हुआ देखना चाहता था। अब निमी को वो उस हालत में नहीं रहने दे सकता था। आखिर किसने दी है निमी को जहर और कौन कर रहा है अंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में